नमस्कार दोस्तों, आपका स्टार इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, ताकि पाठ्यक्रम अगर क्लियर रहेगा तो हमको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी और कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हिंदी का हमारा पाठ्यक्रम है, वो हमें हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या-क्या पढ़ना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं हमें क्या-क्या पढ़ना है जो हमारे लिए आवश्यकता अनुसार है, या कह सकते हैं जो हमारे सिलेबस बनाए गए हैं। ये हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम में जो हमने सिलेबस बनाया है, वो सारी चीज़ें हमने एक तरह से कवर कर रखी है, ताकि हम यहाँ पे हिंदी का जो पाठ्यक्रम हमने बनाया, अगर इस पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हमने तैयारी कर ली, तो हम हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई अच्छे नंबर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा शुरू करते हैं कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है। तो हमने पहले टॉपिक क्या बनाया है, वर्णमाला। अब यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा क्या है, वर्णमाला। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा टॉपिक है शब्दों का, तीसरा टॉपिक है शब्दों का वर्गीकरण। चौथा टॉपिक है हमारा समास। पांचवा हमारा है सरस रस। छठा हमारा है छंद। यहाँ पे सातवां हमारा है अलंकार। और आठवां हमारा है संधि। नौवां है लिंग और वचन और कारक, तीनों को हमने एक साथ रखा है। आगे हमारा 10वें में आता है काल और विराम चिन्ह। ये छोटे-छोटे टॉपिक थे, इसलिए हमने साथ रखे हैं, काल और विराम चिन्ह। आगे आते हैं 11वें में प्रत्यय और उपसर्ग, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। आगे आते हैं 12वें में वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। आगे हमारा 13वां है प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। आगे आते हैं 14वें टॉपिक में हिंदी भाषा में पुरस्कार। यहाँ पे क्या है, लोकोक्ति एवं मुहावरा। और यहाँ पे क्या हमारा 16वें में क्या है, तो पत्र एवं पत्रिकाएं। 17वें टॉपिक हमारा क्या, प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। और यहाँ पे 18वें में क्या है, तो वाक्य एवं वाच्य। आगे आते हैं वहाँ पे 19वें में तो हमारा क्या, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पहले समझ लेते हैं टॉपिक को, थोड़ा सा अच्छे से समझे रहेंगे तो फिर हमको समझने में आगे आसानी होगी। वर्णमाला हमारा क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है वर्णमाला में, भाई ये कौन सा हमारा ये वर्ड किस स्वर में आएगा, या वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है इस वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो उच्चारण स्थान को भी पढ़ लेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ लोगों को संदेह भी हो सकता है कि सर आपने तो वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया छोड़ दिया, या यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे हमने यहाँ पे भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल नहीं लिखा था। आपको समझा देना चाहते हैं कि हमारा जो दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यहाँ पे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे भक्ति काल भी पढ़ेंगे, आदिकाल भी पढ़ेंगे, मध्यकाल भी पढ़ेंगे। जितने हमारे यहाँ पे सारे टॉपिक आएंगे इतिहास से संबंधित, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हमने शब्दों का वर्गीकरण टॉपिक बनाया है, यहाँ पे शब्दों के वर्गीकरण में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, यहाँ पे पर्यायवाची विलोम, हम सारी चीज़ें ही पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी हमारे ये रहे टॉपिक। हम वहाँ पे शुरू करते हैं। आज पहली टॉपिक हमारा है वर्णमाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बाई टॉपिक चलेंगे। हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई अगर अच्छे से करना है तो उसके सबसे पहले पाठ्यक्रम को ध्यान रखिएगा। अगर पाठ्यक्रम आपका क्लियर रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पहले टॉपिक उठाते हैं वर्णमाला। वर्णमाला से क्वेश्चन हमारे क्या क्या बन सकते हैं, हम आज वर्णमाला को कोशिश करेंगे कवर करने की, जितना कवर कर सकते हैं उतना किया जाएगा आज। पहला टॉपिक हमारा क्या है, वर्णमाला। अब यहाँ पे वर्णमाला हमारा क्या है, दो पद हैं। यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, तो यहाँ पे वर्ड है, और दूसरा पद हमारा क्या है, तो माला है। यहाँ पे वर्णमाला का तात्पर्य हम क्या समझेंगे, तो यहाँ पे वर्णमाला की अगर परिभाषा की बात करें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि वर्डों का जो समूह से क्या बोलेंगे, तो वर्णमाला। या यहाँ पे कह सकते हैं इसका और व्यवस्थित परिभाषा की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो वर्डों का जो व्यवस्थित स्वरूप है, या वर्डों का जो व्यवस्थित समूह है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो हमारा क्या है, वर्णमाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वर्णमाला। यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, वर्ड है। तो यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं वर्ड से। ठीक है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्ड के कितने भेद हैं, तो हमारे क्या है, वहाँ वर्ड के हमारे क्या है, दो भेद हैं। ये हमारे वर्ड के क्या हैं, दो भेद हैं। वो दो भेद कौन कौन से हैं, तो हमारा पहला होता है स्वर, और दूसरा हमारा क्या होता है, तो व्यंजन। ठीक है, पहला हमारा स्वर है, दूसरा क्या है, व्यंजन। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो हमने सिलेबस बनाया है, या यूँ कह सकते हैं जो हमने पूरा सिलेबस बनाया था, उसमें हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें आ जाएंगी। या यूँ कह सकते हैं जो हमने यहाँ पे यूपी टेट का एग्जाम हमारा आता है, या कह सकते हैं सुपर टेट का एग्जाम आता है, या कह सकते हैं हमारा आने वाला नेपाल का एग्जाम है, या हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे सारे कवर हो जाएंगे। हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे यानी वर्णमाला से जो हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन बन रहा है कि यहाँ पे क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर सुपर टेट में हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यहाँ पे जो वर्ड है जो स्वर है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो हाँ हमें क्या बोलना है, वर्ड के अंतर्गत। या व्यंजन किसके अंतर्गत आएगा, तो हाँ क्या बोलना है, वर्ड के अंतर्गत। यहाँ पे क्या है, स्वर से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान रखना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे स्वरों की संख्या हम कितनी बताएंगे, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बचपन से पढ़ के आए अभी तक 13, लेकिन हमसे जब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे, तो 11। ठीक है,
अब वो 11 कौन कौन से वहाँ पे हम अलग अलग तरीके से करके बताते हैं। अब यहाँ पहले पढ़ते हैं स्वर। अब यहाँ पे स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सकते हैं या कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से किए जाते हैं या कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो स्वर। अब यहाँ पे क्या स्वर के हमारे क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर के हमारे क्या है, 3 भेद है। वो 3 भेद कौन कौन से हैं, तो हमारा पहला वहाँ पे क्या है, पहला हमारा है ह्रस्व, हमें रहे ध्यान रखेंगे, ये हमारा पहला क्या है, ह्रस्व, ठीक है। दूसरा हमारा वहाँ पे क्या है, तो दीर्घ, और तीसरा हमारा क्या है, तो प्लुत। ये हमारे क्या है, स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो ह्रस्व है इसके 3 नाम होते हैं, तो तीनों नाम को जानना जरूरी है। ह्रस्व भी बोलते हैं और लघु बोलते हैं और यहाँ पे मूल भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या तो मूल स्वर। यहाँ पे क्या हमारे दीर्घ स्वर है, यहाँ पे हमारे क्या प्लुत स्वर है। तो यहाँ पे जो हमारे स्वरों की संख्या 11 थी, अब इसको क्या करते हैं, 3 भागों में हम बांट देंगे। यहाँ पे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 4। अब वो कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे हमारा है, पहला है अ, दूसरा है ई, तीसरा है उ, चौथा हमारा ऋषि, ठीक है। ये हमारे 4 क्या है, तो ये हमारे 4 क्या है, ह्रस्व स्वर है, ठीक है। यहाँ पे जो ह्रस्व स्वरों की संख्या रही है वो क्या रही है, 4 ही, अ ई उ और ऋषि। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि उ हमारा है, उ हमारा स्वर है, कैसा है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। इन तीनों में जो क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमें क्या बताना है, 4। वो कौन कौन से, तो अ ई उ और ऋषि। आगे आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे दीर्घ से। तो हमसे क्वेश्चन पूछता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताना हमको, 7। वो 7 कौन कौन से हैं, एक हमारा होता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ए ओ और औ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो ध्यान रखना है, या तो पूछेगा कि स्वरों को दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी, क्या बताना है, 7। अब इसमें भी क्वेश्चन एक बन जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए ओ और औ, इनका ह्रस्व खैर होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था यूपी टेट में ही, जो हमारे यहाँ पे जो ओ है निम्न में से कौन सा ह्रस्व नहीं है, तो वहाँ से ओ वाले ऑप्शन था। अब यहाँ ध्यान रखना है कि इनका एक नाम और बनता है, यहाँ से क्वेश्चन एक और बन जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है ए ओ औ, इनको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर बोलते हैं, या इसी संयुक्त स्वर को ना देकर के आपको एक नाम और दे देगा, उसको क्या बोलते हैं, तो मिश्रित स्वर। क्या बोलेंगे, या तो मिश्रित स्वर या तो संयुक्त स्वर। पूछ लेगा हमसे संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी, तो क्या बताएंगे, 4। या मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी, तो 4। या निम्न में से कौन सा मिश्रित स्वर है और कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना ए ओ औ क्या बोलेंगे, संयुक्त या मिश्रित। अब बात यहाँ पे आती है कि हम संयुक्त या मिश्रित बोलते हैं, इनको क्यों नहीं बोलते, तो इनको थोड़ा समझ लेना है। संयुक्त या मिश्रित का मतलब ये रहा कि अलग अलग स्वरों के साथ जो मेल खा करके बनते हैं वर्ण या स्वर, उनसे हम क्या बोलते हैं, तो संयुक्त स्वर। यहाँ पे हमारा क्या है, ए है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ओ है। तो ध्यान रखना है, ए से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ए वर्ड है वो किसके किसके संयोग से होता है, तो वहाँ पे हमारा जो होता है अ प्लस ए, हमारा अ प्लस ए, ये हमारे क्या है, अ और ई मिलकर क्या बनते हैं, ए बनते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, अ, वो जो बनता है वो अ प्लस उ, इन दो वर्डों के मेल से क्या बनता है, हमारा ओ बनता है। और यहाँ पे अ और ई के मेल से जो बनता है हमारा क्या बनता है, वो आई बनता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी, सॉरी, कभी भी पूछ लेगा कि ए वर्ड का निर्माण किन दो स्वरों के मेल से हुआ, तो क्या बोलेंगे, अ और ई से, या ओ का निर्माण किससे हुआ, तो अ और उ से, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। अब तीसरा हमारा स्वर होता है प्लुत, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ बनता नहीं, लेकिन समझ के रखना है, ये हमारा क्या एक सिंबल है, ठीक है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, तो प्लुत, ठीक है। हाँ, बीटीसी में एक बार क्वेश्चन यहाँ से बन गया था, उसने लिखा क्या था वहाँ पे, उसने लिखा था ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे लिखा था ओम, ठीक है। उसमें ओम लिखा था और ऐसा सिंबल बनाया था, तो उसने पूछ लिया था कि ओ और म के बीच में जो सिंबल लगाया उसको हम किस स्वर के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, तो वहाँ क्या बोलेंगे, तो प्लुत, ठीक है। इसलिए इसके नाम को भी जानना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे बनने थे स्वर से, थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्वर से पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे, 11। या स्वर के भेद कितने, तो क्या बोलेंगे, 3। अब यहाँ पे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमारे 4। या लघु या मूल स्वरों की संख्या कितनी भी है, तो 4। आगे आते दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। वो 7 कौन कौन से, आ और बड़ी और बड़ा ऊ, ए ओ और औ। यहाँ पे ए ओ औ को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर या तो मिश्रित स्वर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए का निर्माण किससे होता है, तो अ और ई से, और ओ का निर्माण क्या होता है, अ और उ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे अंग और अह को हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अंग और अह से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा वो ध्यान रखना है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है अंग और अह को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन दोनों वर्डों को हम लोग बोलते क्या है, तो कहते हैं यहाँ पे बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलेंगे, तो अयोगवाह।
तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी, तो क्या बोलेंगे हिंदी में? दो हैं। क्या है? अंग और अह। कभी कभी आपको ये नहीं लिखता कि अंक अंक कौन सा वर्ड, अंक अंक अंग वर्ड का मतलब नाम अंग वर्ड है, तो वहाँ पे अयोगवा कभी कभी ऐसे नाम देता है, या कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा देता है इसके नाम से। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? अनुस्वार। इसका नाम क्या है तो क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इसका नाम क्या है तो क्या बोलेंगे वहाँ पे? विसर्ग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे तो अनुस्वार, और इसको हम क्या बोलेंगे तो विसर्ग। तो ध्यान रखना, कभी कोई पूछ लेगा अनुस्वार वर्ड है तो वहाँ भी क्या बोलेंगे? अयोगवा, या विसर्ग वर्ड क्या है तो वहाँ भी क्या बोलेंगे? अयोगवा। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे स्वर से क्वेश्चन बनने थे वो सारे खत्म होते हैं। पहला क्वेश्चन बना स्वरों की संख्या 11। दूसरा क्वेश्चन बना कि ह्रस्व लघु और मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो 4 है, या दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो 7 है, या संयुक्त या मिश्रित स्वरों की संख्या कितनी है तो 4 है, या अयोगवा की संख्या कितनी है तो 2 है, या अनुस्वार या विसर्ग है क्या तो क्या बोलेंगे? अयोगवा है। ठीक है, आगे अब यहाँ पे जो सोर्सेस क्वेश्चन बनने थे वो खत्म, आगे चलते हैं व्यंजन पे। चलिए, यहाँ पे जो व्यंजन से क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ भी व्यंजन किससे कहते हैं वो भी जान लेते हैं। तो क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है, अब व्यंजन के भी भेद, जिस तरह से स्वर के भेद होते हैं उसी तरह व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो व्यंजन के भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा वहाँ पे क्या है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। दूसरा हमारा होता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा होता है उष्म व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे स्पर्शी जो व्यंजन है इसके 2 नाम होते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी बोल सकते हैं, या तो उसका दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन या तो वर्गीय व्यंजन। अब ध्यान रखना है यहाँ पे क्या? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब हम ध्यान रखना, जैसे हमने स्वर से क्वेश्चन बनाया था वैसे व्यंजन से भी बन रहा है। यहाँ पे जैसे स्वर से क्वेश्चन बना था कि स्वर की संख्या कितनी तो 11, उस तरह से व्यंजन से भी क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है, तो वहाँ में क्या बोलना है? तो वहाँ पे बताना है 33। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं या बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं 36 वर्णमाला वर्ड होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी, क्या बोले वहाँ पे? 33। अब यहाँ पे क्या है? जो 33 है उसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके उठाते हैं क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमें क्या बोलना है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है तो बताना है 4, और उस व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 4। अगर काउंटिंग करें तो 25 4 29 और 29 4 33, इस तरह से हमारी 33 संख्या हो जाती है। लेकिन एक एक करके क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक एक टॉपिक में इसमें क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे स्पर्शी से कई क्वेश्चन बनते हैं, अंतस्थ भी और उसमें से भी बनते हैं, एक एक करके फाइनल करते हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, तो पहला तो क्वेश्चन ये बना कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी, क्या बोलेंगे? 25। दूसरा हमने बोला है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों बोला? तो जो हमने जो 25 वर्ड रखे हैं, इन 25 वर्डों को हम करते क्या है कि इनको वर्गों में विभाजित कर देते हैं, वर्गों में उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो 25 वर्ड उसको कितने वर्ग में रख सकते हैं, तो ये कहता है कि 5 वर्ग में। तो हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पर्शी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है, या इसके कितने वर्ग बनते हैं, तो क्या बोला यहाँ पे? 5। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे जो 5 वर्ग हैं वो 5 वर्ग कौन कौन से वो भी समझ लेते हैं। तो इसमें हमारे 5 वर्ग हैं। पहला हमारा है क वर्ग, दूसरा हमारा है च वर्ग, तीसरा हमारा है ट वर्ग, और चौथा हमारा है त वर्ग, और पांचवा हमारा है प वर्ग। ठीक है, हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो ध्यान रखना है। तो हमने जो 5 वर्ग बनाया है ध्यान रखना है। यहाँ पे जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे क्या है, जितने हमारे इसमें वर्ड आ रहे हैं वो किसी न किसी वागिंद्री से स्पर्श करके आते हैं, और हमारे जो वागिंद्रियों की संख्या होती है वो 5 है। इसमें जो 5 वागिंद्री वो कौन कौन सी है ध्यान रखना है। हमारा पहला होता है कंठ। मुख में हमारे 2 वागिंद्रियां होती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ऊपर बोले तो हमारे तालु है, और नीचे की तरफ बोले तो हमारे जीवा है। इसके बाद हमारा क्या होता है चौथा टॉपिक, चौथा हमारा जो वागिंद्री आती है, पहला हमारा हो गया कंठ, दूसरा हो गया तालु, दूसरा हो गया तालु, तीसरा हो गया मूर्धा, उसके बाद हमारा दांत आता है, उसके बाद हमारा ओठ आता है। इन 5 वर्डों के इन 5 वागिंद्रियों के सहयोग से हम किसी वर्ड को बोल पाते हैं। तो उन सभी वागिंद्रियों को हम क्रम से रखते हैं। तो हमारा पहला हमने क्या बोला था? कंठ। ठीक है, दूसरा हमने क्या बोला था? तालु, तीसरा हमने क्या बोला था? मूर्धा, चौथा हमने क्या बोला था? दंत,
और पांचवा हमारा क्या है ओष्ठ। करेक्ट। हमने यहाँ पे जो मूर्धा बोला है उसी को हम जीवा के नाम से भी कह सकते हैं, इसको जीवा या मूर्धा दोनों कहते हैं, इसलिए दोनों नाम ध्यान रखेंगे, जीवा भी बोल सकते हैं और मूर्धा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझना है। कभी कभी हमसे एक क्वेश्चन उठा लेता है कि यहाँ पूछ लेगा कि क वर्ग का उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे क वर्ग का उच्चारण स्थान मतलब क्या समझना है, क्या बोलेंगे यहाँ पे कंठ। पूछे च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या बोलेंगे तो तालु, और ट वर्ग का पूछे तो मूर्धा या जीवा, और त वर्ग का पूछे तो दंत, और प वर्ग का पूछे तो ओष्ठ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ऐसे कभी क्वेश्चन इसे वर्ग से पूछता है, कभी कभी एक वर्ड से उठा लेगा, पूछ ले वहाँ पे क्या है घ का उच्चारण स्थान क्या है, जो घ वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें कैसे बताएंगे। यहाँ पे जो हमने वर्ग रखा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क वर्ग का मतलब हमको क्या समझना है, तो क वर्ग का जो मतलब है हमें समझना है यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, इन पांच वर्णों का जो समूह है उसे हम क्या बोलेंगे तो क वर्ग। उसी तरह से च वर्ग में भी च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में त, थ, द, ध, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इस तरह से में से कोई पूछे, अब कोई पूछेगा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, अब यहाँ से पूछे कि यहाँ पे ख का उच्चारण तो भी क्या बोलना है कंठ, ग का पूछे तो भी क्या बोलना है कंठ, और घ का पूछे तो भी क्या बोलना है कंठ। इस तरह से हम आसानी से क से लेके यानी इसका प वर्ग का अंतिम वर्ग क्या बनेगा म, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क से लेके म तक वर्ड का आसानी से उच्चारण स्थान समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता ध्यान रखना है, स्पर्शी व्यंजन से हमसे पूछ लेगा क से म तक वर्ड, क से म तक वर्ड है तो यहाँ भी क्या बोलना है स्पर्शी या तो क्या बोलना है वर्गीय। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे उच्चारण स्थान से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए थोड़ा समझ के रखना है। यहाँ पे च वर्ग का मतलब हमने बता ही दिया, च छ ज झ ञ, क वर्ग का मतलब हमने लिखा है कह ग अंग। ठीक है, उसी तरह से इसका भी वर्ग आएंगे, इसका भी वर्ग, इसके वर्ग के वर्ड आएंगे, इस वर्ग के भी वर्ड आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन और क्या बन सकता है वो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है हर एक वर्ग का पंचम वर्ड हमें ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते रहते हैं। इसका पंचम वर्ड क्या बनेगा इन, इसका पंचम वर्ड क्या बनेगा दुपाइडम, इसका पंचम वर्ड क्या है न, इसका पंचम वर्ड क्या है म। ठीक है, इन पंचम वर्डों से भी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनते हैं, इसलिए हमको इनको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा वो ध्यान रखना, जहाँ पे जो इसके पंचम वर्ड है उसको हम कहते क्या है, यानी इनका नाम क्या है, एक नाम बनता है इनका अनुनासिक। तो हमसे क्वेश्चन बन सकता है अंग वर्ड है। ठीक है, अंग वर्ड है, वहाँ पे अंग वर्ड को हम क्या बोलेंगे तो अनुनासिक। अब यहाँ पे अनुनासिक क्यों हमने बोला, तो कह रहा है कि जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ड होता है इसका दो तरह से दो वर्डों से दो भाग इंद्रियों से उच्चारण होता है, एक मुख से एक नासिका से। यानी इसकी ध्यान रखना है, यहाँ पे इसकी परिभाषा बनती है जिन वर्डों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है उसे क्या बोलते हैं तो अनुनासिक बोलते हैं। तो इसलिए इन पांचों वर्ड को हम क्या बोलेंगे अनुनासिक। हमसे क्वेश्चन क्या बन सकता है वो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे सिर्फ सिंपल समझना है क्या अनुनासिक है, लेकिन यहाँ पे उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने यहाँ पूछा घ का उच्चारण स्थान तो वहाँ क्या बोलेंगे तो कंठ बोलेंगे, लेकिन हमसे पूछ वहाँ पे अंग का उच्चारण स्थान और ऑप्शन क्या रखे वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको रखेगा कंठ, दूसरा रख सकता है वो तालु, हो सकता है तीसरा आपको रखे वहाँ पे ओष्ठ। ठीक है, और हो सकता है चौथा आपको वहाँ पे क्या रखे अनुनासिक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे अंग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमने यहाँ पे अभी बताया था यहाँ पे क वर्ग का उच्चारण स्थान पूरा क्या है कंठ है, लेकिन ध्यान रखना हर एक पंचम वर्ग को थोड़ा ध्यान रखना है। उस पंचम वर्ग को हम क्या बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं, और अनुनासिक किसे बोला जाएगा मुख और नासिका दोनों से। इसलिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि अंग वर्ग है तो कंठ, तालु, ओष्ठ और अनुनासिक, अगर यहाँ पे चारों ऑप्शन रहे तो वहाँ पे हम टिक क्या करेंगे सही में, तो क्या कहता है अनुनासिक। ठीक है, यहाँ पे हम कंठ करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा क्या अनुनासिक वर्ड है। अगर यहाँ पे अनुनासिक वाला ऑप्शन ना रहे, ठीक है, अनुनासिक न रखे वहाँ पे क्या दिया रहे दंड, तो ऐसे में सही क्या करेंगे कंठ। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारे वर्गों का जो पंचम वर्ग होगा इसको हम क्या बोलते हैं अनुनासिक। और यहाँ पे अगर यहाँ पे अनुनासिक से क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे चार ऑप्शन रहे, लेकिन उसमें अगर अनुनासिक रहे तो इन प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा अनुनासिक। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ पे जो हमारा वर्णमाला से जो क्वेश्चन बना है, तो हमारा जो स्वर से क्वेश्चन बना है तो हमारे स्वरों से क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे स्वर से क्वेश्चन बना हमारा क्या है, स्वरों की संख्या हमने क्या पढ़ा था 11, और यहाँ पे स्वर के भेद हमने पढ़ा था 3। उसी तरह से यहाँ पे जो हमने व्यंजन पढ़ा है व्यंजन की संख्या पढ़ी 33, और व्यंजन के भेद भी हमारे क्या होते हैं 3। तो हमारे पहला स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन से जो क्वेश्चन बने थे वो पूरे होते हैं। अब आगे आते हैं यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमने क्या बताई थी 4। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या हमने 4 बताई थी वो कौन कौन से, तो वो भी समझ लेते हैं य, व और र और ल। ठीक है, य व र ल। व्याकरणकर्ताओं ने क्रम यही रखा है, लेकिन जब हम शब्दकोश में पढ़ते रहते हैं
जब हम लोग अपने शब्दकोश में पढ़ते हैं इनको, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं वो ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। यतीय, रस्सी और यहाँ पे लट्टू और यहाँ पे वकील, ठीक है। यतीय, रहर, लटकवाला और वकीलवा, इस तरह से भी बोलते हैं कुछ लोग, या यहाँ पे यज्ञ बोलते हैं, रस्सीरा बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं और वकीलवा। जैसे पढ़ सकते हैं वैसे पढ़ें, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो क्रम है, थोड़ा सा यहाँ पे क्रम से और यहाँ पे क्रम से आप थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा क्रम है वो हमारा क्या है, शब्दकोश का क्रम है, ठीक है। शब्दकोश का क्रम है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रस्सीरा शब्दकोश में किसके बाद आएगा, तो य के बाद आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे व्याकरण करता है जब उसको क्रम में रखा है तो यहाँ पे य व र ल रखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखे हैं, इसके पीछे रीजन या लॉजिक है। यहाँ पे हमने इस तरह से रखा है ताकि हमें यहाँ पे उच्चारण स्थान भी समझना है, तो हम एक ही साथ उच्चारण स्थान को भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा है य, र, ल और व। तो हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन पहला क्या बनेगा वो समझिएगा। हमसे पूछेगा निम्न में से कौन सा वर्ड अंतस्थ व्यंजन है और निम्न में से कौन सा वर्ड अंतस्थ व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन से, य व र ल, ठीक है। अब यहाँ पे इनसे पूछ लेगा कि य का उच्चारण स्थान क्या है, व का क्या है, र का क्या है, ल का क्या है। तो हम यहाँ पे इसको भूल ना जाएं, इसलिए हम यहाँ पे व्यवस्थित क्रम बनाना चाहते हैं ताकि हमको एक ही साथ सारी चीजें हो जाए। हम आपको यहीं पे समझा देते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पे क से म तक तो का आपका तो क्लियर हो गया होगा कि मतलब यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ पे क्या है, क से लेके म तक जो प वर्ग का अंतिम बढ़े म है, तो क से म तक का उच्चारण स्थान हो गया क्योंकि हमको 5 वाग्यंत्री पता चल गई है, 5 वर्ग पता चल गए हैं, ठीक है। अब इसी में आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। तो अंतस्थ व्यंजन ध्यान रखना है, भेद कौन सा है, दूसरा। तो यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं, जब दूसरा भेद है तो हम दूसरे भेद से ही शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यह रखते ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्रम ये वाला नहीं रखेंगे, बल्कि यहाँ पे शब्दकोश वाला क्रम रखेंगे, ठीक है। शब्दकोश वाला क्रम रखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यह है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या रखा है, र, उसके बाद क्या है, ल, उसके बाद क्या है, व। तो क्रम वही रखते हैं, य, र, ल और व। व को ध्यान रखना, हम यहाँ पे पंचम वर्ग में स्थान न करके क्या करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या, य का एक उच्चारण स्थान है, र का एक उच्चारण स्थान है, ल का एक उच्चारण स्थान है, लेकिन व के लिए हमें 2 उच्चारण स्थान चाहिए था, ठीक है। इसलिए हम इसको बाद में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, य का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु, और र का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा, और ल का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे जो व का उच्चारण स्थान है उसका क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। हमसे कभी कभी पूछ लेता है जैसे व का उच्चारण स्थान क्या है, इससे ज्यादा क्वेश्चन मत, इसलिए ध्यान रखना है कि व का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत और जोड़ देगा, दंतोष्ठ बना देगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि व का उच्चारण स्थान क्या, तो क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ। और यहाँ पे हमने क्रम बना ही दिया, तो ध्यान रखना है 5 वाग्यंत्री को हमें ध्यान रखना है। पहला हमारा क्या है, कंठ, दूसरा हमारा क्या है, तालु, तीसरा क्या है, मूर्धा, चौथा क्या वहाँ पे दंत, और पांचवा क्या है, ओष्ठ। ये पांचों क्रम को ध्यान रखना है ताकि हम आसानी से यहाँ पे उच्चारण स्थान को समझ पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, इनसे अंतस्थ व्यंजन से ध्यान रखना है। ये जो हमारे य और व, इन दोनों को हम एक साथ कर देते हैं। जब वहाँ पे आप संधि पढ़ेंगे तो हमारे में एक यड़ संधि आती है, वहाँ पे जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है, व्याकरणकर्ताओं ने यहाँ पे इसको एक नाम दिया है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अर्धस्वर। क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। अब यहाँ पे क्या है, र से क्वेश्चन बनना है। र से क्या बनता है, ध्यान रखना है, र को हम एक नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। एक ल को भी हम नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्विक। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है, हमसे पूछ लेगा निम्न में से पार्श्विक वर्ड कौन सा है, या निम्न में से लुंठित का वर्ड कौन सा है, या निम्न में से अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर हमारे य और व है, लुंठित वर्ड में कौन है, र आएगा, या प्रकंपित वर्ड में कौन है, र, और ल हमारा किसमें आएगा, तो पार्श्विक वर्ड में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं उस व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे उस व्यंजन में क्या है, तो उस व्यंजनों की संख्या हमने पढ़ा है 4 है। वो कौन कौन से हैं, तो हमारा क्या है, स और ह, ठीक है। या तो हमसे पूछेगा उस व्यंजन कौन सा है और कौन सा नहीं है। देखना यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको हटा दिया था, पूछा था यहाँ पे स है, तो क्या बोलेंगे आप, उस व्यंजन। तो हमारे 4 क्या हैं, तो क्या बोलेंगे, उस व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे इसके बीच उच्चारण स्थान से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे स का उच्चारण स्थान क्या है, इस स का और ह का उच्चारण स्थान क्या है। तो हम वहीं पे व्यवस्थित करते हैं ताकि आपको आसानी से एक ही साथ सब चीजें पता चल जाए। यहाँ पे क्या है, जैसे क्रम ध्यान रखना है, स क्रम हमेशा यही होता है, तो यहीं पे ध्यान रखते हैं, हम यहीं पे शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, स, इसके बाद हमारा कौन सा स आएगा, तो मूर्धन्य स। ये इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, तो छोटा वाला स। रखना। अब यहाँ पे क्या है, नीचे ह को न रख, क्योंकि इसमें हमने व को नीचे रखा है, तो यहाँ पे ह को ऊपर लेते चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ये ह,
ऐसा कुछ होता नहीं, हम यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं ताकि हम एक ही साथ यहाँ पे उच्चार स्थान को समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स और ह। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछिएगा कि इस ह का उच्चार स्थान क्या क्या समझना है, कंठ, स का क्या समझना है, तालु, इस सब क्या बोलते हैं तो मूर्धा, और स का उच्चार स्थान क्या है तो दंत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो हमने स्वर से पढ़ा और व्यंजन से पढ़ा। बाकी जो हमारे इसके बाद जो वीडियो बनेगी, जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन आएगा। अभी बाकी और चीज़ें पढ़ानी है, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, सारी चीज़ें पढ़ानी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज इसके बाद इसमें जो भी आपको क्वेश्चन बनेगा, या कह सकते हैं आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ताकि हम उस पर आपको जब अगली वाली वीडियो बनाएं तो उसमें हम उसका आंसर देखें, फिर आगे चले। आपको जो भी क्वेश्चन होगा इस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना है। इसके आगे जो भी वीडियो बनेगी इसके बाद वाले वीडियो में बना के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक्स।